हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। काफ़ी दिन से हम लोगों ने क्लास नहीं डाली थी, आज फिर से हम आपके लिए उपस्थित हैं। और आज के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ेंगे हम। क्या होंगी? ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक प्रकार से ये जो वर्ब्स होती हैं ये भी अपनी हेल्पिंग वर्ब्स में ही शामिल होती हैं। किसमें शामिल होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स में शामिल होती हैं। क्लियर है? लेकिन ये जो हेल्पिंग का ऑक्सिलरी होता है, ऑक्सिलरी का मतलब भी क्या होता है? सहायक क्रियाएं। क्या होता है? सहायक क्रियाएं। ये कोई अलग से नहीं होती, इनको भी हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं। हाँ, तो ये हो गई ऑक्सिलरी वर्ब्स, सहायक क्रियाएं भी कहते हैं हम इनको। क्लियर है? तो जहां तक इन वर्ब्स की बात करी जाती है तो ये वर्ब्स में आती हैं। वर्ब्स में से ये तीन वर्ब्स की ही बात कर लेते हैं अपन। तो ये जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्ब्स की, ये वर्ब्स हो गई। तो ये जो वर्ब्स हैं इसमें एक तो होती है लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। ठीक है, एक टाइप तो हो गया इसका लेक्सिकल, और दूसरा जो इसका हो जाता है वो एक ऑक्सिलरी हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है इसका टाइप। ठीक है, एक ऑक्सिलरी, एक लेक्सिकल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि भैया ये जो होती है ना ये वर्ब, तो ये तो क्या होती है कि जैसे अपन सेंटेंस में लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म भी जो होती है एस या एस, तो ये होती है ना, इनका यूज क्या होता है? सेंटेंस में मेन वर्ब, सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में इनका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं ये सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज की जाती हैं। इसके बाद में जो हम यहाँ बात करने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं थ्री टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती हैं? ये अपनी थ्री टाइप्स की होती हैं। तो अब इसके थ्री टाइप्स कौन कौन से हो गए? अच्छा, थ्री टाइप्स में एक हो जाता है प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्लियर है? ये एक हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक हो जाता है मार्जिनल ऑक्सिलरी, और एक हो जाता है मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा हो जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी, और जो थर्ड अपना हो जाता है वो है मार्जिनल, मार्जिनल ऑक्सिलरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके थ्री टाइप्स हो जाते हैं। क्लियर है? मार्जिनल ऑक्सिलरी। अब ये तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये तो हमको पता है मेन रूप से सेंटेंस में यूज किए जाते हैं ये। क्लियर है ना? तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे ये तीनों। अब ये तीनों में भी मेन रूप से हमारे जो सिलेबस में है 10th क्लास के, वो मॉडल ऑक्सिलरी है। कौन सा है? मॉडल ऑक्सिलरी, जो कि कितनी होती हैं? 13 होती हैं। लेकिन मॉडल में 13 में भी जो मतलब इसमें यहाँ पे हम बात करें मॉडल ऑक्सिलरी की, सॉरी सॉरी तो इसमें क्या होता है? 10 को ही शामिल किया जाता है। वैसे मॉडल कितने होते हैं अपने? 13 होते हैं ना। 10 को मॉडल ऑक्सिलरी में किया जाता है शामिल, और इसमें से जो बचे हुए अपने पास 3 रह गए हैं, 3 उनको मार्जिनल ऑक्सिलरी में शामिल किया जाता है। जो होते हैं ना नीड टू, यूज टू, डेयर टू, उनको मार्जिनल में करते हैं, और जो इसके अलावा कैन, में, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, वो सारे वो अपने मॉडल ऑक्सिलरी में। और प्राइमरी में कौन से आते हैं भाई? प्राइमरी में टू बी वर्ब होती है, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, ये सारी अपनी इसमें आ जाती हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं? इसमें होती हैं वर्ब
टू बी, वर्ब टू हैव, और इसमें आ जाती हैं इसके अलावा वर्ब टू डू, वर्ब टू डू। तो ये जो तीनों होती हैं ये अपनी प्राइमरी ऑक्सिलरी में आ जाती हैं। और 10 जो कैन, में, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, ये आ जाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी में। और बाकी 3 डेयर टू, यूज टू, नीड टू, वो आ जाते हैं अपने मार्जिनल ऑक्सिलरी में। क्लियर है? तो ये हो गई वर्ब्स की। तो हम यहाँ पे मुख्य रूप से तो ये पढ़ेंगे ये दोनों, ठीक है, लेकिन ये सारी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे लेने वाले हैं वो है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी। सबसे पहले क्या लेंगे हम? प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी की जो हम बात करें तो इसमें 3 बताए मैंने आपको। पहली क्या बताई मैंने? वर्ब टू बी। फर्स्ट क्या बताई स्टूडेंट्स? वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी जो होता है इसमें इज, एम, आर, वोज, वर, बीन, बीइंग, ये सारे आते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या जाते हैं? बी। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, एटसेट्रा। क्लियर है? बी, इज, एम, आर, वोज, वर, बीन, बीइंग, ये सारे किस में आ जाते हैं? ये अपने वर्ब टू बी में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? वर्ब टू बी में। ये फर्स्ट टाइप हो जाता है इसका। इसका जो सेकंड टाइप होता है वो क्या बताया है मैंने? वर्ब हैव। कौन सा? वर्ब टू हैव। अब वर्ब टू हैव में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? इसमें हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये आ जाते हैं। वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव, इसमें क्या क्या आ जाता है? हैज, हैव, हैड, हैविंग, एटसेट्रा, ये सारे इसमें वर्ब टू हैव में आ जाते हैं। इसके बाद में अपना तीसरा जो बचता है वो है वर्ब टू डू। कौन सा है? वर्ब टू डू। अब वर्ब टू डू में कौन से आते हैं? डू, डज, डिड। ठीक है, वर्ब टू डू, इसमें आता है डू, डज एंड डिड। डू, डज एंड डिड। अब ये जो डू, डज एंड डिड हैं, इनको, ये जो सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ी हैं, इन सबको क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। यानी कि ये और ये, इन तीनों को मिला के कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स इनको कहा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हो गई हमारी प्राइमरी वाली सॉरी। इसके बाद में हम बात करते हैं, अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें इनमें, वर्ब टू बी में एग्जाम्पल की जैसे मैं बात करूं तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे भाई कंटिन्यूअस का हो जाए उसके साथ में आ जाता है। ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं ही इज, मैंने लिखा ही इज टेकिंग
जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कॉफी लिख देता हूँ, ही इज टेकिंग कॉफी, यह कॉफी, वह कॉफी पी रहा है। तो यहाँ पे इज आ गया ना। अब आप कहेंगे सर ये भी तो वर्ब है, बिल्कुल वर्ब है, ये लेक्सिकल वर्ब है। और ये यहाँ पे हमने जो ये यूज की ये कौन सी है, ये टू बी वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है, ये टू बी वर्ब है। यहाँ पे ये जो वर्ब है ना टेकिंग, टेकिंग की जहां तक बात करूं तो ये कौन सी है, लेक्सिकल, क्योंकि मैन वर्ब हो गई ना, ये लेक्सिकल वर्ब हो गई और ये हो गई टू बी वर्ब। कौन सी हो गई, ये टू बी वर्ब हो गई इसमें। क्लियर है स्टूडेंट्स? सॉरी। जैसे और लिखूं मैं, एग्जांपल 2, he doesn't want to tell a lie, वह झूठ नहीं बोलना चाहता। तो यहाँ पे ये डज आया है ना, ये डज, ये कौन सा हो गया है भैया, ये हो गया है टू डू। कौन सा हो गया ये, टू डू वर्ब। कौन सा है, टू डू वर्ब। तो ये हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी। ये कौन सा हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्लियर है? चलिए ये हो गया। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना जो मुख्य है मॉडल ऑक्सिलरी। क्लियर है? मॉडल और जो मार्जिनल है दोनों को एक साथ मिला लेते हैं हम। इसके बाद में हमारा है, फर्स्ट था प्राइमरी, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। क्लियर? अब ये मॉडल ऑक्सिलरी जो है इसमें क्या क्या होता है, इसमें होते हैं कैन, इसमें हो गया कैन, इसमें हो गया मे, इसमें हो जाता है विल, सेल। क्लियर? अब ये चारों हो गए, इनका पास्ट फॉर्म ले लेते हैं। कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट एंड ought to, ought to। अब यहाँ पे हम अगर काउंट करते हैं तो ये हो गए अपने 10। कितने हो गए ये, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। इन 10 को हम मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं। इसके अलावा जो थर्ड अपना हो जाता है वो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वो होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी। क्या होता है ये, मार्जिनल ऑक्सिलरी। मार्जिनल ऑक्सिलरी। क्लियर है? अब मार्जिनल में टोटल अपने मॉडल्स कितने होते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं 13 मॉडल्स होते हैं, यहाँ तो अपने 10 ही हुए। तो जो 3 होते हैं उसको हम मार्जिनल में शामिल करते हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं, नीड, टू, यूज्ड टू एंड डेयर टू, ये तीनों मार्जिनल में शामिल किए जाते हैं। और कंप्लीटली हम इसको बात करें तो हम इसको कंप्लीटली किस में ले लेते हैं, फिर मॉडल में ले लेते हैं। और अब ये कंप्लीटली मॉडल में लेके हम यहां पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है कि नहीं है? चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज की, कैसे कैसे यूज किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं अब यूज ऑफ मॉडल कि मॉडल्स का हम यूज कहाँ कहाँ और किस प्रकार से किस किस कंडीशन में करते हैं, वो चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब सबसे पहले हम हमेशा मोस्टली यही देखते हैं कि कैन का यूज सबसे पहले किया जाता है, तो हम भी यहाँ पे सबसे पहले कर देते हैं यूज ऑफ कैन, कि कैन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, यूज
ऑफ कैन, कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं? तो सबसे पहली चीज पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, और वो भी किसकी? प्रेजेंट की। किसकी? प्रेजेंट की। तो हम उसके लिए हम यूज करते हैं किसका? कैन का। ठीक है, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की पावर, पावर यानी ताकत, वर्तमान की ताकत, एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए हम इसका यूज करते। कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, कैपेबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको। एबिलिटी यानी कि योग्यता, दक्षता। क्लियर? कैपेसिटी या कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए। अब देखेंगे हम सबसे पहले यूज किया हमने कैन का। तो कैन का सबसे पहला यूज जो होता है वर्तमान समय की ताकत, योग्यता और क्षमता के लिए इसका यूज किया जाता है। वर्तमान समय की ताकत, योग्यता और क्षमता को व्यक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? यानी आपको जहां पे शारीरिक ताकत लगानी पड़ रही है, मानसिक ताकत लगानी पड़ रही है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? हम कैन का यूज करते हैं। वाक्य को देखते ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या चीज हमारे सामने शो हो रही है। क्लियर है कि नहीं है? जैसे सपोज कीजिए मैं एक सेंटेंस लेता हूं, एग्जाम्पल, ही, यहां मैं ब्लैंक डाल देता हूं। ठीक है, लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, हैवी बॉक्स। ये सेंटेंस हमारे पास एक हो गया। एक और सेंटेंस हम लेते हैं इसी का। जैसे एक तो ये हो गया, यहाँ पे लिफ्ट हो रहा है, लिफ्ट यानी उठाना, उठाना से पता चल रहा है कि ताकत लगानी पड़ रही है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए मैं यहां लिख देता हूं, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? और लिख देता हूं, वी क्लाइंब माउंट आबू, माउंट आबू। अब यहां अपने पास 3 सेंटेंसेस हैं। यहां मैं देखता हूं, ही लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, एक भारी बॉक्स को उठाना। तो भारी बॉक्स को जब हम उठाएंगे तो क्या करना पड़ता है? हमको शारीरिक ताकत लगानी पड़ती है। जो हमारी मसलर पावर है, मस्कुलर पावर आपको लगानी पड़ेगी। अब जो मस्कुलर पावर लगा रहे हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि पास्ट का पता चले कि फ्यूचर का, देन वी विल इंक्लूड इट इन प्रेजेंट। तो उस समय हम इसे वर्तमान में इंक्लूड करके चलते हैं। देन वी विल राइट हियर कैन। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैन लिखेंगे। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, वह इस भारी बॉक्स को उठा सकता है, वह इस भारी संदूक को उठा सकता है। अब भारी संदूक को उठा सकता है मतलब उसे शारीरिक ताकत लगानी पड़ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? हमने यहाँ कैन का यूज किया। किसका यूज किया? कैन का यूज किया। यू स्पीक इंग्लिश, अब आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलेंगे तो मेंटल पावर यूज करनी पड़ेगी आपको, मानसिक योग्यता आपको अपनी यूज करनी पड़ती है। अब अभी इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको शारीरिक ताकत थोड़ी लगानी पड़ेगी, जोर लगा के बोलेंगे ऐसे नहीं, मानसिक ताकत लगानी पड़ेगी। यानी कि यहाँ आपकी योग्यता शो हो रही है। यहाँ पे क्या शो हो रही है? फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपकी ताकत शो हो रही थी, दूसरे में आपकी योग्यता शो हो रही है। यहाँ पे यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो।
वी क्लाइम माउंटेन आबू। माउंट आबू, माउंट आबू जो चोटी है उस पर चढ़ सकते हैं सर। वो हमारी क्या है, क्षमता है, वो हमारी कैपेसिटी की हम उस पर चढ़ सकते हैं। क्या है वो हमारी कैपेसिटी है कि हम उस पर चढ़ सकते हैं। इसलिए यहां पे भी क्या आएगा, कैन आएगा। क्लियर है। अब ये तो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मॉडल्स हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडल्स हैं। इसमें क्या छुपा होता है, यू आर एबल टू, कैपेबल टू, ये चीज इसमें छुपी होती है। इन सेंटेंसेस में ये चीज छुपी हुई होती है, आपको ढूंढ के निकालनी पड़ती है। ये ध्यान आपको देना पड़ेगा। अब इसमें क्या छुपा क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिए। यहां पे नोट करके आप लिख सकते हैं इसको। तो यहां पे छुपा होता है कैपेबल ऑफ। क्या छुपा होता है, बी कैपेबल ऑफ या बी एबल टू। तो हम यहां लिख देते हैं इन सेंटेंसेस में बी एबल टू, क्या, बी एबल टू बी कैपेबल ऑफ, या तो उसमें छुपा होता है बी एबल टू, क्या छुपा होता है, बी एबल टू या बी कैपेबल ऑफ या नो हाउ टू, या फिर क्या छुपा होता है, नो हाउ टू। तो ये तीनों चीजें हैं, इनमें से कुछ ना कुछ इनमें जरूर छुपा होता है। अब सेंटेंस को एक बार देखते हैं ऊपर हम। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। तो यहां हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहां किस चीज का पता चल रहा है, हमारी पावर का पता चल रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ही इज कैपेबल ऑफ लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। ही इज कैपेबल ऑफ लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू, यहां पे आप योग्य हैं, आप इंग्लिश बोलने के योग्य हैं, यानी आपकी योग्यता को दर्शा रहा। तो यहां पे हम कैन ना यूज करके एबल टू भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एबल टू। यहां पे यू नो हाउ टू क्लाइम माउंट आबू, तुम माउंट आबू पे चढ़ना जानते हो, यानी कि मैं जानता हूं कि अब माउंट आबू पे कैसे चढ़ा जाता है। यहां मेरी क्षमता का परिचय मैं दे रहा हूं। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हो गया यूज ऑफ कैन। ये कैन का आपके लिए प्रयोग हो गया। एक प्रयोग हुआ है अभी कैन का, अभी हम और भी इसके यूज पढ़ने वाले हैं। सिर्फ एक ही नहीं होता है, और भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी अब जैसे ये वाला था ना, इसको मैं कैसे लिख सकता था, एग्जाम्पल को, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, लिख सकता हूं ऐसे मैं इसको। तो यहां पे मैंने क्या किया, आर एबल टू, यहां से मैंने कैन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और आर एबल टू यहां पे मैंने जोड़ दिया। ऐसे ही और सेंटेंसेज में मैं जोड़ सकता हूं। क्लियर है विद्यार्थियों। चलिए अब इसका अगला जो यूज है वो देखते हैं हम। अभी कैन का यूज चल रहा है, आप बदल मत दीजिएगा, लेकिन एक हो गया है, दूसरा हम करते हैं। तो इसका दूसरा यूज क्या होता है, कैन का यूज चल रहा है परमिशन। परमिशन बोले तो अनुमति, अनुमति देने के भाव को एक्सप्रेस या व्यक्त करने के लिए। क्लियर है। दूसरा किस लिए यूज किया जाता है,
परमिशन देने के भाव को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आपको परमिशन दी जाती है। क्या दी जाती है? परमिशन दी जाती है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं, फर्स्ट, यू कैन गो नाउ। अब यहां मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूं, मान लीजिए यू गो नाउ, तुम जाओ। अब तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? परमिशन दे रहे हैं ना आपको, अनुमति दे रहे हैं कि आप जाओ। क्या कह रहे हैं? आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप जाओ। तो इसलिए परमिशन के लिए कैन का यूज हो गया, यू कैन गो नाउ। अब तुम जा सकते हो या तुम जाओ, तुम जाओ। तो आपको क्या मिल गई है? परमिशन मिल गई है। क्लियर है? फिर और लिखें, यू ब्लैंक डाल देता हूं, बाय पेन्स फ्रॉम दिस शॉप। यहां पे कहा जा रहा है कि आप इस दुकान से पेन खरीद सकते हैं। आप इस दुकान से पेन खरीद सकते हैं। तो यहां पे भी क्या हो रहा है भाई? आपको परमिशन दी जा रही है। क्या की जा रही है? आपको परमिशन दी जा रही है। क्लियर है? तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे? कैन लिख देंगे। यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम दिस शॉप। तुम इस दुकान से पेन खरीद सकते हो। ये परमिशन आपको मिल गई है। ठीक है? फिर देखें, स्टॉप। स्टॉप, यू कैन नॉट डू दिस, यू कांट डू दिस। रुको, तुम ये नहीं कर सकते। यहां पे भी क्या है? अनुमति की बात है। अनुमति मिलेगी तो ही कर सकते हैं। यहां आपको अनुमति दी जा रही है कि रुको। परमिशन ये है कि रुकना है, तुम्हें ये करना नहीं है। तो यहां पे भी हमने किसका यूज किया? कैन का यूज किया। अब यहां पे क्या होता है? यहां पे अलाउड टू या परमिटेड टू का भाव छुपा होता है। इसमें क्या छुपा हुआ होता है? अलाउड टू या बी परमिटेड टू, नॉट इन सेंटेंसेज में कैन का अर्थ बी अलाउड टू, यानी अलाउड होने के लिए या परमिशन होने के लिए। बी अलाउड टू या बी परमिटेड टू होता है। परमिटेड टू होता है। जैसे अब यहां इन्हीं एग्जांपल्स को हम लें। फर्स्ट वाले को, यू आर अलाउड टू गो नाउ। यू आर अलाउड टू गो नाउ। हुआ कि नहीं? अलाउड छुपा हुआ ना यहाँ पे। सॉरी, यू आर अलाउड टू गो नाउ। तो अब यहां पे हमने क्या किया है? ये कैन के बजाय हमने क्या किया है? यहाँ पे अलाउड टू का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया हमने? अलाउड टू। तो ये हो गया, यू आर अलाउड टू गो नाउ। तुम्हें अब जाने की अनुमति है। तुम्हें अब जाने की अनुमति है। क्लियर है? या फिर हम लिख सकते हैं अब, यू आर परमिटेड टू बाय पेन्स फ्रॉम दिस शॉप। यू आर परमिटेड टू बाय पेन्स फ्रॉम दिस शॉप। तो यहां पे भी हमने वो किया, परमिटेड टू आ गया कि नहीं? ये किसकी जगह पे यूज किया हमने? कैन के जगह पे। किसकी जगह पे यूज किया हमने? कैन के जगह पे। क्लियर है? तो यहां इन सेंटेंसेस में कैन का अर्थ क्या होता है? अलाउड टू या परमिटेड टू इनका अर्थ होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। तो ये हो गए इसके दो जगह यूज। किसके यूज हुए? ये कैन के।
इसके अलावा और भी इसके यूज होते हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। जैसे कोई सैद्धांतिक संभावना है जिसे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हम बोल सकते हैं। तीसरा यूज देखेंगे हम, ये 2 यूज हो गए हैं, तीसरा यूज देखेंगे। ये सभी यूज जो चल रहे हैं अभी कैन के चल रहे हैं। किसके चल रहे हैं? कैन के यूज ये चल रहे हैं। चलिए तीसरा यूज ऑफ कैन में ही हम चलते हैं। किसका यूज चल रहा है? कैन का ही चल रहा है, जिसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल का मतलब हो गया सैद्धांतिक। क्या होता है? सैद्धांतिक या संभावनाएं जो होती हैं उनके लिए थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज। सैद्धांतिक संभावनाएं, संभावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस यानी व्यक्त। तो जो सैद्धांतिक संभावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए, जैसे कि मैं बोलूं कि भैया गलती किसी से भी हो सकती है, तो एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है भैया। तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ आ जाता है एवरीवन, यहाँ खाली स्थान आ गया, मेक अ मिस्टेक, तो यहाँ पे हम देखते हैं एवरीवन मेक अ मिस्टेक, गलती हर कोई कर सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या एक संभावना है, लेकिन ये संभावना किसके आधार पे चल रही है? ये संभावना सिद्धांत के आधार पर है। कि ये सिद्धांत है कि गलती किसी से भी हो सकती है, फिक्स नहीं कि भैया फला व्यक्ति से गलती होगी, फला व्यक्ति से कभी गलती नहीं हो सकती, ये तो किसी से भी हो सकती है। तो फिर यहाँ हम क्या फिल करेंगे? यहाँ हम फिल करेंगे कैन, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर किसी से गलती हो सकती है। क्लियर है? उसके बाद में और देखें, जैसे हम किसी चीज के लिए मैं बोलूं इट नॉट बी ट्रू, ये सत्य नहीं हो सकता भाई, ये सत्य नहीं हो सकता। सिद्धांत है, कोई ना कोई उसके पीछे सिद्धांत लगा हुआ है, कोई ना कोई थ्योरी उसके पीछे लगी हुई है, उस वजह से हम कह रहे हैं कि ये सत्य नहीं हो सकता। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? तो इसलिए यहां पे भी हम करेंगे क्या? कैन। इट कैन नॉट बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, बी डेंजरस। अब सबको पता है कि भैया बिजली खतरनाक होती है। जहां कोशिश हम करेंगे बिजली के स्विच में उंगली डालिए, देखो कितना मजा आता है, फिर बिना किसी म्यूजिक के हम डांस करने लग जाएंगे, बंदर बन जाते हैं। तो ये चीज है कि भैया अब यहाँ सिद्धांत क्या छुपा हुआ है कि उसमें करंट होता है ना, तो जब करंट होता है तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। क्या हो सकती है? वो खतरनाक हो सकती है। क्लियर? तो अब यहाँ पे भी हमको पता है सिद्धांत छुपा हुआ है कौन सा, कि भाई करंट प्रवाह होता है, उसमें करंट चालू रहता है। सो हियर वी कैन राइट कैन, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली खतरनाक हो सकती है, बिजली खतरनाक हो सकती है। ये हो गए इसके 3 एग्जाम्पल। क्लियर है? चलिए तीसरा पॉइंट हुआ कैन का, एक और पॉइंट हम कैन का लेते हैं। क्लियर है? ये 3 हो गए, एक और पॉइंट हम इसका लेते हैं। आप देख लीजिए, लिख सकते हैं इसको।
पॉइंट नंबर फोर्थ, पॉइंट नंबर फोर्थ, नेचर। नेचर का मतलब क्या हो गया? प्रवृत्ति या स्वभाव। क्या हो गया? प्रवृत्ति या स्वभाव। स्वभाव या हैबिट, यानी कि आदत को एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए। इसका यूज किसके लिए किया जाता है भैया? किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, किसी भी मतलब प्राणी के स्वभाव या आदत को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लिखें कि भाई कोई भी मतलब, ये मान लीजिए मैं लिखूं ईमानदार आदमी के लिए मैं लिखना चाहता हूं, या धोखेबाज के लिए, कि एक धोखेबाज व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है। ठीक है, तो यहां मैं एग्जाम्पल लेके चलूं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट यहां पे मैं लिखता हूं ए डिसीटफुल पर्सन। ए डिसीटफुल पर्सन, यहां मैं ब्लैंक डाल देता हूं और ये मैं लिख देता हूं डिसीव अस। एक धोखेबाज व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है। तो ये क्या है भैया? धोखा देना उसकी आदत है। धोखा देना उसकी आदत है, वो धोखा देगा। He will deceive you because it's his or her habit, so he or she can do it. There is no doubt on it because it's particular one's habit, वो उसकी आदत है। तो a deceitful person can deceive us. एक धोखेबाज व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है, नो डाउट। क्लियर है कि नहीं है? चलिए और देख ले हैं। जैसे अब ये हो गया धोखेबाज के लिए। मैं ईमानदार की बात करूं कि भैया एक ईमानदार व्यक्ति होता है ना, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। एन ऑनेस्ट मैन, क्या कहा मैंने? एन ऑनेस्ट मैन। मैन, यहां मैं ब्लैंक डाल देता हूं, नॉट हार्म एनी वन। अब यहां क्या है कि एक जो मतलब ईमानदार व्यक्ति होता है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी आदत क्या है? लोगों की भलाई करना। तो उसका स्वभाव है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए यहां पे भी क्या होगा? कैन का यूज होगा। एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनी वन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हुए आपके यूज ऑफ मॉडल्स में यूज ऑफ कैन। कैन के जो है वो प्रयोग हमने पढ़ लिए हैं। क्या पढ़े हमने अभी तक? कैन के प्रयोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में इसकी पास्ट फॉर्म। कैन की पास्ट फॉर्म यानी कि कुड। तो यूज ऑफ मॉडल्स में हम पढ़ रहे थे, अब तक कैन का यूज हमने पढ़ा। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कुड का यूज, यूज ऑफ कुड। और कुड के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? कैन का पास्ट फॉर्म। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया। सेकंड हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड, ये कैन का पास्ट फॉर्म है। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज तो इसमें इसका सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो क्या बनता है? इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में। इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में कुड का यूज किया जाता है। कहा? कैन के
पास्ट फॉर्म के रूप में कुड का यूज करते हैं, जो कि हमने इनडायरेक्ट में पढ़ भी लिया है। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। He said I can beat you in the race. उसने कहा कि मैं रेस में तुम्हें हरा सकता हूँ, दौड़ में मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है भैया? कैन का यूज हो रहा है। आई है यानी कि असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ सैड को सैड ही रखना है हमने, टोल्ड में चेंज नहीं करना है, बिकॉज ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड में चेंज नहीं करना है। दैट, अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होगा, तो ये तो हो गया ही। अब ये कैन है, मेन मसला हमारा यहाँ पे ये है, तो कैन है, इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुड। बाकी ये ऐसा का ऐसा फर्स्ट फॉर्म यू की यू, क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। हाँ, यहाँ पे सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज कब? थर्ड फॉर्म का यूज हो सकता है कब? जब इनके बीच में बी लग जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा हो? बी लग रहा हो, तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल यूज ओनली वी फर्स्ट फॉर एवर। यू शुड रिमाइंड इट इन योर माइंड, अंडरस्टैंड? सो he said that he could beat you। अब यहाँ पे you जो है ना, ये you सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होना चाहिए? ये ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अभी जब यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे मी मानेंगे, तो मतलब इधर हो जाएगा मी इन द रेस, इन द रेस। अब यहाँ पे मी ही क्यों लगाया मैंने? क्योंकि भैया ये ऑब्जेक्ट है यू, यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज हो रहा है, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में ही लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में ही लिखा जाएगा, हमने इसका रूप चेंज नहीं करना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए और देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। I said I can solve, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है, I can solve this sum। क्लियर है? I can solve this sum। क्लियर है ना? तो यहाँ हम देखते हैं, ये भी सैड ऐसा कैसा आएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सैड को हमने चेंज नहीं करना है। आई सैड दैट, अब ये आई फर्स्ट फॉर्म है, इसके अनुसार तो यहाँ आई है, तो यहाँ पे आई ऐसा का ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? अब मेन मसला अपना कौन सा है? कैन का। तो ये जो कैन है, इसके जगह पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे? कुड। आई कुड सोल्व, और दिस किस में चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डिस्टेंस टेबल, दैट में चेंज होता है, सो हमने किया। और सम जो है वो ऐसा का ऐसा, इसमें आपने कोई चेंज नहीं करना है। आई सेड दैट आई कुड सोल्व दैट सम। तो ये पहला पॉइंट हुआ किसका? कुड का, कि इनडायरेक्ट इसमें कुड का यूज कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए दूसरा पॉइंट हम इसका लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? पास्ट की पावर, पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की कैपेसिटी, क्योंकि फॉर्म ही कौन सी है? पास्ट फॉर्म है, तो कैन की जो पास्ट फॉर्म होगी उसमें इसका यूज कर लेंगे। तो पास्ट की पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट हम इसका लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट क्या है इसका? पास्ट, यानी कि भूतकाल, भूतकाल।
काल की पावर यानी कि ताकत, एबिलिटी यानी कि योग्यता, और कैपेसिटी यानी कि क्षमता, कैपेसिटी यानी कि क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, यानी यहाँ पे आपको कुछ पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड्स जरूर मिलेंगे सेंटेंस में, उससे आपको पता चलेगा कि ये पास्ट में बता रहा है, ये पास्ट की चीजों को बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माय ब्रदर, अब यहां मैंने इसका ब्लैंक डाल दिया। ब्लैंक किस लिए डाला है कि भैया यहाँ पे आपको कुड फिल कर रहा है, ठीक है। ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, एट द एज ऑफ 16। क्लियर है कि नहीं है? चलिए ठीक है। एट द एज ऑफ 16। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो कार चला सकता है, लेकिन कब चला सकता था? जब वो एज ऑफ 16 साल की उम्र का था, तब चला सकता था, अब नहीं। तो यानी यहाँ पे एट द एज ऑफ 16 क्या बता रहा है? ये पास्ट को बता रहा है। एट द एज ऑफ 16 ये किसको शो कर रहा है? ये पास्ट को शो कर रहा है। तो जब पास्ट, अब ये चला सकता था, यानी कि यहाँ पे क्या है? उसकी क्षमता का पता चलो, उसकी कैपेसिटी थी कि वो 16 साल की उम्र में कार चला सकता था। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? कुड करना है। क्या लिखना है यहाँ पे? हमने कुड लिखना है। क्लियर है? आई, ये लीजिए मैंने यहां पे ब्लैंक डाल दिया है। आउट रन हिम व्हेन आई वॉज यंग। यहां पे आपको क्लियरली पता चल रहा है वॉज आ गया, यानी कि पास्ट का है। क्लियरली पता चल रहा है ना कि मैं उसे पीछे छोड़ सकता था, यानी मैं उससे तेज दौड़ सकता था, उसे दौड़ में मैं पीछे छोड़ सकता था, लेकिन कब? When I was young, जब मैं जवान था। अब नहीं, because now I am also, I can't outrun him, but I can outrun him when I was young, जब मैं क्या था? जवान था। So we will write here could। क्या लिखेंगे यहाँ पे? could का यूज किया जाएगा। Is it clear? Okay, next example। I teach very well in my youth। अब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि मेरी जवानी की बात कर रहा हूं, अब की बात नहीं कर रहा हूं। इन माई यूथ, कब की बात कर रहा हूं मैं? इन माई यूथ, कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता था, लेकिन कब पढ़ा सकता था? मेरी जवानी में। अब नहीं भाई, जवानी में पढ़ा सकता था, अब तो बुजुर्ग हो गया हूं ना, तो अब नहीं पढ़ा सकता। यहां पे इन माई यूथ, मेरी जवानी में, मतलब पहले का पता चल रहा है। सो वी विल राइट हियर कुड। हम यहां क्या लिखेंगे? कुड लिखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये इसके दो यूज हो गए हैं, अभी और भी यूज हम इसके पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम इसका तीसरा यूज देखते हैं। तो यूज हो गए हैं, अब हम इसका तीसरा यूज देखते हैं।
चलिए, तीसरा यूज, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र प्रार्थना। विनम्र प्रार्थना या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन यानी कि अनुमति। अनुमति के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए। को एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करने के लिए। यानी यहां पे क्या है भाई, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए मे और कैन का यूज भी किया जाता है, लेकिन कुड का यूज ज्यादा बेटर माना जाता है। क्या मैंने क्या कहा कि इनके लिए कैन और मे का यूज भी होता है, लेकिन कुड का यूज ज्यादा बेटर माना जाता है। इसलिए हम मोस्टली यहाँ पे कुड का यूज करते हैं, ज्यादा उपयुक्त कुड के यूज को माना जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल मैं यहां ब्लैंक डाल देता हूं, यू हेल्प हर प्लीज। ये मैंने यहां पे लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, यू हेल्प हर प्लीज। और मैंने क्या लगा दिया यहां पे? मैंने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। अब मैं यहां देखता हूं यू हेल्प हर प्लीज, तो यहां प्लीज लग गया ना, और हेल्प की जहां पर बात आ गई तो मतलब रिक्वेस्ट तो हो रही है भैया, रिक्वेस्ट हो रही है, और वो भी क्या हो रही है? बड़े पोलाइटली प्लीज करके हो रही है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? कुड यू हेल्प हर प्लीज। क्या कृपया आप उसकी सहायता करेंगे, या क्या कृपया आप उसकी सहायता कर सकते हैं? तो यहां पे पोलाइटली हो रहा है, तो कुड का हमने यूज किया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए ठीक है। फिर एक मान लीजिए मुझे परमिशन चाहिए, आई स्मोक हियर। क्या मैं यहां धूम्रपान कर सकता हूं? तो मुझे वहां पे भी क्या चाहिए कि परमिशन चाहिएगी ना। और ऐसे को मैं यहां धूम्रपान कर सकता हूं क्या, तो गुस्से से बोलूंगा, कोई बोले नहीं निकल ले यहां से, कट ले भाई। हाँ, लेकिन प्रेम से मैं कह रहा हूं, रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, यार प्लीज मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूं, तो हो सकता है आपको परमिशन भी मिल जाए। देन वी विल राइट हियर कुड आई स्मोक हियर। क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूं? तो ये दोनों ही चीजें हमको क्या बता रही हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। ये पोलाइट रिक्वेस्ट और ये परमिशन की बात यहां पे की जा रही है। ठीक है, आई बोरो योर नोट बुक फॉर 2 days। तो यहां पे भी क्या हो रहा है? क्या मैं 2 दिन के लिए तुम्हारी पुस्तक उधार ले सकता हूं? तो भैया हम किसी से उसकी कोई भी चीज उधार मांग रहे हैं, तो हमें उसे धमकी देना पड़ेगा या उससे परमिशन लेनी पड़ेगी? हमें उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन भी कैसे लेनी पड़ेगी? पोलाइटली लेनी पड़ेगी, बड़ी विनम्रता से हमको परमिशन लेनी पड़ेगी। और विनम्रता से परमिशन लेंगे तो ही अगला हमें परमिशन देगा, नहीं तो हमें परमिशन भी नहीं मिलने वाली है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? कुड का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा? कुड का यूज हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहां पे छोड़ देता हूं मैं, यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर
अब यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या कृपया आप इस लेटर को पोस्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास लेटर है और आप क्या कर रहे हैं कि कहीं आप उस लेटर को पोस्ट करवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, कुड का यूज करना है। किसका यूज करना है स्टूडेंट्स, कुड का यूज करना है। तो इस प्रकार से कुड के कितने पॉइंट हो गए अपने यहाँ पे, 3 पॉइंट हो गए हैं। चलिए 1 पॉइंट और इसका हम ले लेते हैं। किसके लिए, कोई भी वर्तमान समय की जो अवास्तविक संभावना होती है, जिसे अनरियल कंडीशन कहते हैं, सिचुएशन कहते हैं, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए बताया मैंने, वर्तमान की अनरियल सिचुएशन, अवास्तविक परिस्थिति। चौथा पॉइंट रहेगा ये। पॉइंट नंबर 4, पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना या प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन, यानी कि अवास्तविक परिस्थिति को एक्सप्रेस, यानी कि व्यक्त या अभिव्यक्त करने के लिए। किसके लिए, यानी कि वर्तमान की कोई भी अवास्तविक परिस्थिति है उसको व्यक्त करने के लिए या संभावना को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए और प्रेजेंट की कोई भी अनरियल सिचुएशन के लिए। क्लियर है। जैसे देखिए मैं बोलता हूं कोई सेंटेंस, और कि अगर मेरे पास पैसा होता और पैसा होता तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीद सकता था। क्या बोला मैंने, इफ आई हैड मोर मनी, इफ आई हैड मोर मनी आई बाय अ मोटरसाइकिल, मैंने क्या लिखा, इफ आई हैड मोर मनी आई ब्लैंक बाई अ मोटरसाइकिल। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीद सकता था। लेकिन कब खरीद सकता था, यदि मेरे पास पैसा होता। तो यहाँ पे क्या है, एक अवास्तविक परिस्थिति है, एक अवास्तविक परिस्थिति है कि मैंने खरीदी नहीं क्योंकि पैसा था ही नहीं, और अब यह संभव है नहीं क्योंकि जा चुकी चीज। खरीद सकता था कब, अगर मेरे पास और पैसा होता। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे, क्योंकि ये स्थिति, इसको हम अवास्तविक क्यों कर रहे हैं कि ये वास्तविक नहीं है। मतलब ऐसा चाहता था मैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब ये वास्तविक स्थिति नहीं है, इसलिए इसको हम अनरियल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अनरियल। या मैं बोल सकता हूं कि संभावना थी कि मैं खरीद सकता था अगर मेरे पास क्या होता, और पैसा होता, अधिक पैसा होता तो मैं खरीद सकता था। लेकिन मैं खरीद क्यों नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास अधिक पैसा था नहीं, और जब अधिक पैसा नहीं था तो मैं खरीद भी नहीं पाया। इसलिए वो मेरे लिए एक संभावना बन के रह गई, और इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, मैंने कुड का यूज किया है। किसका यूज किया है, कुड का यूज किया है। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ यू
वर्क इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने क्या किया होता, कठिन मेहनत की होती। इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड, यू कुड सक्सीड, तुम सफल हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुमने परिश्रम ही नहीं किया, तो कैसे होते। क्लियर है? अब यहां हम देखो दोनों चीजों में ये पास्ट का ही पता चल रहा है। हैड, ये यहाँ पे तो चलिए हैड वो है एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन किसकी हेल्पिंग वर्ब है? ये पास्ट की है ना। यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म, तो ये भी किसको शो कर रहा है? पास्ट को। तो ये तो पता चल रहा है पास्ट की चीजें हैं ये, कि ऐसा होता। इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने कठिन मेहनत की होती, कठिन मेहनत करते, तो क्या हो सकता था? तुम सफल हो सकते थे, लेकिन तुम सफल नहीं हुए। तुम सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुमने कठिन मेहनत नहीं की, और जब कठिन मेहनत ही नहीं की तो आप सफल हो भी नहीं सकते थे, आप सफल हो भी नहीं सकते थे। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए, ये हुआ आपका यूज ऑफ कुड। ये किसका यूज हुआ? कुड का। तो आज हमने पढ़ा है मॉडल्स में कैन और कुड का यूज। आशा करता हूं इसमें आपको सभी को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर इसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी रहती है, कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको समाधान मिलेगा। धन्यवाद।